हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर सेकंड जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। व्हाई वी आर यूजिंग द वर्ड फ्रेंड एंड फो? बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे फ्रेंड भी होते हैं एंड एनिमीज भी होते हैं। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं चीज़ों के बारे में सीखेंगे कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारे लिए फ्रेंड एंड फो दोनों होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। ओके, आपने अपने आसपास बहुत तरीके के प्लांट्स एंड एनिमल्स देखे होंगे। ओके, तो वो जो प्लांट्स एंड एनिमल्स होते हैं वो उसके ऊपर कुछ इस तरीके की माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनको हम विदाउट एनी हेल्प ऑफ मतलब लेंस और मैग्नीफाइंग ग्लास के और माइक्रोस्कोप के उनको नहीं देख सकते। इसीलिए उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स बोला जाता है। ठीक है, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल हमारे पास बहुत ही इजीली हमने सबने देखा है, वो है ब्रेड। ब्रेड मोल्ड जो होता है या ब्रेड जो होती है हमारी, अगर हम उसको रेनी सीजन ड्यूरिंग रेनी सीजन अगर हम उसको बाहर छोड़ दें 2-3 दिन के लिए, तो आप ऑब्जर्व करोगे कि उसके ऊपर मॉइस्चर की वजह से, क्योंकि रेनी सीजन में जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है उसमें ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है। ह्यूमिडिटी की वजह से क्या होता है कि जो ब्रेड है उसके सरफेस के ऊपर मॉइस्चर आ जाएगा, और मॉइस्चर की वजह से वहाँ पर एक ग्रेइश वाइट कलर के पैचेस बिल्ड हो जाएंगे। उसको हम बोलते हैं फंगस। तो इसी तरीके के जो पैचेस होते हैं उनको अगर हम मैग्नीफाइंग ग्लास की हेल्प से अगर उसको ऑब्जर्व करेंगे, तब हम वहाँ पे पाएंगे कि छोटे छोटे ब्लैक राउंडेड स्ट्रक्चर वहाँ पे बिल्ड हो जाएंगे उस ब्रेड के ऊपर। उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स रहते हैं। सो एक ये एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जो कि एक बहुत ही हमारी जो डेली लाइफ होती है उसमें भी हम देख सकते हैं। नाउ हम बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। सबसे पहले देखिए, अगर हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था सॉइल के बारे में, प्रीवियस चैप्टर में, अ, क्योंकि उसमें हमने प्लांटेशन के बारे में बात की थी, क्रॉप के बारे में बात की थी, तो वहाँ सॉइल के बारे में भी बात हुई थी। इसी तरीके से देखिए, अब हमारी जो सॉइल होती है, अगर हमने एक जार लिया, उसके अंदर कुछ अपना सॉइल का सैंपल डाला, उसके अंदर कुछ पानी डाला, तो आप नोटिस करोगे कि जो सॉइल है वो हेवी होगी, तो वो नीचे बैठ जाएगी, और वो जो पानी है ना उसके ऊपर आपको कुछ छोटे छोटे कीटाणु नजर आएंगे, माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नजर आएंगे, जिनको हम नेकेड आई से तो नहीं देख सकते, बट हाँ अगर हम उसको किसी मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप की हेल्प से देखेंगे तो हमें पानी के अंदर कुछ कीटाणु नजर आएंगे। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सॉइल है और जो वाटर है वो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स से भरा हुआ है, और इसको हमें देखने के लिए हेल्प चाहिए होगी मैग्नीफाइंग ग्लास की या माइक्रोस्कोप की। तो इसी से हम आगे बढ़ते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको 4 मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, सेकंड वन इज फंजाई, एंड थर्ड वन इज प्रोटोजोआ, एंड द लास्ट वन इज एल्गी। अब हम इसके बारे में जानेंगे सबसे पहले कि हमारे पास जो अलग अलग तरीके के जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको किस बेसिस पे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इसमें सबसे पहले आता है कुछ हम वायरसेस के बारे में बात करते हैं कि वायरसेस को वायरस क्यों बोला जा रहा है, और इसको भी हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, लाइक अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, एंड नाउ द थिंग इज ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं। वायरसेस जो होते हैं वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए, viruses reproduce only inside the cells of the host organisms। फॉर एक कॉमन चीज़ देखेंगे, जैसे आपको पता है कि कुछ सालों पहले हमने कोविड जो था उससे बहुत ज़्यादा हमारे जो आसपास है वो बीमारी फैल गई थी। वो भी एक तरीके का वायरस था। जो वायरस जो होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, जहाँ वो रहते हैं ना
उसी ऑर्गेनिज्म के सेल के अंदर जो होते हैं वो अपने आप को मल्टीप्लाई मतलब डिवाइड करते रहते हैं, वेदर इट इज़ प्लांट और एनिमल और ह्यूमन। हमारे आसपास प्लांट्स एनिमल्स में और हम ह्यूमंस में भी इस तरीके के वायरसेस पाए जाते हैं। सबसे पहले जो कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं वायरसेस के बारे में देखिए, वो होती है कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू जिसको हम बोलते हैं, जो सीजनल फ्लूज होते हैं, और कफ जो होती है, खांसी वगैरह होती है, ये वायरसेस के द्वारा ही पैदा होती हैं। तो यहाँ पर देखिए, अब जो वायरस है वो एक तरीके का बैक्टीरिया है एंड तो वो इस तरीके से जो वायरस है उससे हमें बीमारियां भी हो रही हैं। सो दैट मीन्स जो हमारे वायरसेस हैं वो क्या हैं, वो हमारे लिए एनिमीज़ हैं। बट वायरसेस अच्छे वे में भी काम कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ सीरियस डिजीजेस लाइक जो पोलियो, अब तो काफ़ी कम हो गया है पोलियो हमारे देश में और पूरे वर्ल्ड में, बट स्टिल इट इज़ अ डिजीज़ ऑफ वायरस। चिकन पॉक्स, ये भी वायरसेस से होता है। और कुछ डिजीजेस होती हैं जो पैदा होती हैं लाइक डाइसेंट्री, मलेरिया, ये जो होता है ये सब होता है प्रोटोजोआस की वजह से। मैंने बताया ना आपको, थर्ड टाइप है जो प्रोटोजोआ, क्योंकि ये भी एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। और टाइफाइड, टाइफाइड जो होता है वो एक बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड इज एन बैक्टीरियल डिजीज। तो अब हम इस टेबल के थ्रू अब यहाँ पर देखिए, कुछ पिक्चर्स में आपको बैक्टीरियाज के पिक्चर्स दे रखे हैं, देखो, दीज आर बैक्टीरियाज, these are bacterias. This is example of algae, Chlamydomonas, Spirogyra. These are the pictures or examples of the algae. And this is protozoa, amoeba, paramecium. इनके बारे में भी हम आगे थोड़ा बहुत जानेंगे। लास्ट वन इज फंजाई, ब्रेड मोल्ड, मैंने आपको भी एक एग्जाम्पल दिखाया था। पेनिसिलियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कुछ मेडिसिन जो होती हैं उनको, वैक्सीन्स को डेवलप करने के लिए भी यूज़ होता है, एंटीबायोटिक्स भी बनती है पेनिसिलिन से। दिस इज एस्परगिलस, दिस इज ऑल्सो अ फंजाई। ओके, नाउ these are the structures of virus. Some viruses, they look like this if you observe them with the help of microscope, तो आपको वो कुछ इस तरीके से दिखाई देंगे। नाउ सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते कहाँ हैं। अभी हमने देखा वाटर के अंदर भी होते हैं, सॉइल के अंदर भी होते हैं, हमारे आसपास जो एटमॉस्फेयर है उसमें भी होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल सेल जो होते हैं लाइक बैक्टीरिया वगैरह, कुछ एल्गीज होते हैं, सिंगल सेल प्रोटोजोआ होते हैं, और मल्टी सेलुलर होते हैं, उन्हें हम एल्गी एंड फंजाई बोलते हैं। ये हमारे जो एनवायरनमेंट होते हैं उसी में ही रहते हैं। आइस कोल्ड वाटर में भी हो सकते हैं और हॉट स्प्रिंग्स में भी हो सकते हैं। ये इनकी टेंडेंसी है कि कहाँ पर, मतलब एक बहुत ठंडा जो रीजन है वहाँ पर भी आपको पाए जाएंगे, हॉट स्प्रिंग्स में भी पाए जाएंगे, डेजर्ट्स में भी पाए जाएंगे, और मार्शी लैंड्स जैसे दलदली जो एरिया होते हैं जो मोस्टली कवर्ड ही रहते हैं, तो उनमें भी ये पाए जाते हैं। और ये हमारी बॉडी के अंदर भी होते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी होते हैं, एंड एनिमल की बॉडीज़ के अंदर भी होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल बताया था कि कोविड-19 जो वायरस फैला था, तो वो एक दूसरे से हो रहा था ना, इसका मतलब मैं, अगर वो कोविड-19 मुझे हुआ है तो मुझे ये वो वायरस किसी और के थ्रू मिला है, बट वो मेरी बॉडी के अंदर फैल गया है, तो वो मेरे थ्रू किसी और को भी हो जाएगा, तो मैं होस्ट हूँ उस वायरस की। ओके, तो वो ह्यूमन बॉडी के अंदर भी जो वायरसेस होते हैं वो लिव करते हैं, रहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, अनदर टॉपिक इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। अब हमारी जो लाइफ होती है उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कैसे वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया आपको, और हार्मफुल भी है, क्योंकि हार्मफुल है उनसे कुछ डिजीजेस भी होती है, और कुछ डिजीज़ तो इतनी खतरनाक होती है जिससे कि इंसान की डेथ भी हो सकती है। तो उनके बारे में हम कुछ डिटेल्स में जानते हैं।
देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली जैसे होते हैं। अब इसका एक या दो एग्जांपल मैंने बताया था, जैसे कि अब मैं बताती हूँ आपको कि कर्ड जो होता है, कर्ड बनाया जाता है। कर्ड तो सबको ही पसंद होगा, है ना। तो कर्ड कितना टेस्टी होता है, बट आपको पता है कि जो कर्ड है उसे बनाने के लिए हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प ले रहे हैं। अल्कोहल को बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प ली जाती है। ब्रेड बेक करने के लिए, केक्स बनाने के लिए, पेस्ट्रीज बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प ली जाती है। और इनको जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम जो एनवायरनमेंट होता है उसकी क्लीनिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। किस तरीके से करते हैं हम उसको देखते हैं। ओके, देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जिसमें हमारे घर का वेस्ट होता है, जैसे वेजिटेबल पील्स होते हैं, फ्रूट्स के पील्स होते हैं, एनिमल रिमेन्स होते हैं, फेसेस होते हैं। फेसेस मतलब ह्यूमन एक्सक्रीटा और एनिमल एक्सक्रीटा। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनको हम अगर अपने एनवायरनमेंट में छोड़ दें या उनको एक जगह पे इकट्ठा कर दें, तो कुछ बैक्टीरियाज ऐसे होते हैं जब जो इनको खा लेते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं, और वेस्ट जो होता है, इस तरीके का हार्मफुल वेस्ट जो होता है उसको ऑर्गेनिक वेस्ट में चेंज कर सकते हैं। उससे मैन्योर बन जाता है। हमने पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट वाले चैप्टर में भी कि किस तरीके से जो वर्मी कंपोस्टिंग के प्रोसेस के थ्रू, ये दिस इज़ द सेम मेथड, कि इसमें जो सारा का सारा वेस्ट हो रहा है जो जो हमारे लिए हार्मफुल है। अगर मान लीजिए कहीं पे बहुत सारा कूड़े का ढेर, गार्बेज का ढेर पड़ा हुआ है, वो उसमें से स्मेल आएगी, बीमारियां फैलेगी, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरियाज, वायरसेस पलेंगे। तो इसी तरीके से जो वर्मी कंपोस्टिंग का प्रोसेस है उसके थ्रू बैक्टीरियाज जो हैं वो जो वेस्ट है उसको ऑर्गेनिक वेस्ट में, लाइक मैन्योर में कन्वर्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे लिए हेल्पफुल है, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज कर रही है, नाइट्रोजन को फिक्स कर रही है। तो ये हमारे लिए क्या कर रहे हैं, एक फ्रेंड का काम कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज कर्ड और ब्रेड बनाने के लिए किस तरीके से यूज़ किया जाता है। ओके, जो कर्ड होता है उसके अंदर छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरियाज होते हैं जिनको हम बोलते हैं लैक्टोबिलिस। लैक्टोबिलिस, दिस इज द वर्ड लैक्टोबिलिस, बैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियम। ये जो होता है फॉर्मेशन करता है कर्ड का। क्योंकि अगर देखिए, मान लीजिए जो कर्ड ये बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, अगर हम इसको वार्म मिल्क के अंदर मिला देते हैं तो वो कर्ड को एकदम, जो मिल्क होता है उसको एकदम थिक कर देता है। आपने देखा होगा कर्ड कैसा होता है, पता है ना आप सबको। तो वो क्या करता है, जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो सारे के सारे जो मिल्क होता है उसके अंदर जाके अपने आप को इतनी तेज़ी से मल्टीप्लाई करता है ओवर द 7 और 8 आवर्स, कि जो सारा का सारा मिल्क होता है उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। एंड जो कर्ड होता है वो हमारी गट हेल्थ के लिए, हमारे डाइजेशन में हेल्प के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। इसी तरीके से बैक्टीरिया जो होते हैं वो चीज़ बनाने में, पनीर बनाने में भी यूज़ होते हैं। पिकल्स में भी यूज़ होते हैं। पिकल्स में प्रेजर्वेटिव की तरह काम करते हैं। इसी तरीके से आपने अपने घर में देखा होगा कि आपकी मम्मी बनाती होंगी सूजी, इडली, भटूरा, उन सब में क्या यूज़ हो जाता है, कर्ड यूज़ होता है। क्योंकि कर्ड जो होता है उसके अंदर एक बैक्टीरिया है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। वो क्या करेगा, सारा का सारा जो आपका इस तरीके का एक ऐसा इंग्रेडिएंट बनेगा वो सूजी और उसके मैदा के साथ, कि वो उसको उसके अंदर जो होता है अ, जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस है उसको बढ़ा देता है। Next one is bacteria and yeast are also help for the formation of rice and idlis and dosa batters. ये मैंने आपको बता दिया कि फर्मेंटेशन के जो प्रोसेस होते हैं उसको बढ़ा देता है। ओके, एक छोटी सी एक्टिविटी हमें यहाँ पर दी हुई है, उसको देखिए ध्यान से। वो आपको और हेल्प करेगी समझने में कि क्या हो रहा है
विद द यूज़ ऑफ द बैक्टीरिया, मतलब यीस्ट जो होता है अगर हम उसको आटे के साथ मिक्स करते हैं। मान लीजिए मैंने 1/2 kg आटा लिया और मैदा लिया, उसके अंदर कुछ चीनी मिक्स की, उसके अंदर कुछ गर्म पानी लिया और उसको यीस्ट पाउडर भी मिलाया उसके अंदर, शुगर के अंदर यीस्ट पाउडर को मिक्स करते हैं और शुगर एंड वाटर के अंदर, और उसके बाद क्या करते हैं हम उसकी हेल्प उस पानी से आटे को गूंद लेते हैं। आटा गूंदते हैं तो हम उसको 2 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। तो आप देखोगे कि जो यीस्ट पाउडर है उसके साथ गूंदा हुआ जो आटा होगा वो क्या करेगा, जो उसकी क्वांटिटी होगी वो उससे डबल हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? अब देखते हैं हम। जो यीस्ट है वो क्या करेगा, अपने आप को इतनी जल्दी रिप्रोड्यूस करेगा, मल्टीप्लाई करेगा कि जो वो आटा है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगी ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। तो उससे क्या होगा, बबल जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके उस गैस के जो बबल हैं वो आटे के अंदर डो के अंदर बन जाएंगे। इससे क्या होगा, जो आटे की जो भी क्वांटिटी है वो उससे अपने वॉल्यूम को इंक्रीज कर लेगा, बढ़ा लेगा, डबल कर लेगा, डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए जो मैदा है या जैसे भटूरे और केक ब्रेड वगैरह बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं यीस्ट का। ओके, कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आता है कि हम, आपको पता है मैंने आपको अभी बताया कि अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड जिसको हम विनीगर बोलते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी हम क्या यूज़ कर रहे हैं, हम यूज़ कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। ईस्ट जो होता है वो प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन में यूज़ होता है। यीस्ट जो होता है वो नेचुरल शुगर्स के साथ, जैसे मान लीजिए ग्रेन्स और बार्ले के जो ग्रेन होते हैं, वीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट जूस होता है, उनके साथ उसको मिक्स करके बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेप वाइन भी होती है, ग्रेप वाइन जो अंगूर से बनाई जाती है। तो इसी तरीके से आप देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यीस्ट पाउडर के अंदर मैंने सबसे पहले मैं आपको इस यहाँ एक्टिविटी से बताती हूँ, ठीक है। आपने 500 ml पानी लिया, ठीक है। उसके बाद आपने उसमें 2-3 जो शुगर है, 2-3 टीस्पून शुगर जो है उसको मिला दिया, एंड उसके बाद 1/2 ऑफ द स्पून जो यीस्ट है उसको मिला दिया उस पानी के अंदर, और आप उसको वार्म वाटर में मिलाएंगे। तो उसको 4-5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। तो उसमें से जो स्मेल आएगी वो कैसी स्मेल होगी, वो अल्कोहल की स्मेल होगी। तो क्योंकि जो शुगर है उसको कन्वर्ट कर दिया गया है अल्कोहल में विद द हेल्प ऑफ द यीस्ट। ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज फर्मेंटेशन? फर्मेंटेशन क्या है? फर्मेंटेशन क्या है कि जो प्रोसेस है कन्वर्जन ऑफ शुगर का जो कन्वर्जन है उसको कन्वर्ट करा जा रहा है, शुगर को किस में? अल्कोहल में, विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। दिस इज नोन एज फर्मेंटेशन। ओके, देखिए यहाँ पे एक नाम दिया हुआ है, लुईस पास्चर। ये साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने 1857 में फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस है उसको डिस्कवर किया था। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आप सबको पता है हम सब ने कुछ कभी ना कभी दवाइयाँ तो खाई हैं, खाते ही हैं हम लोग। अगर हम बीमार हो जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें कुछ एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं, कैप्सूल्स दी जाती हैं, इंजेक्शंस दिए जाते हैं। वो सब जो होते हैं वो किसी न किसी तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से बनाए जाते हैं। या तो ये मेडिसिन्स जो होती हैं वो डिजीज़ कॉजिंग जो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको रोक देती हैं या मार देती हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक्स। दैट्स वाई वी कॉल देम एंटीबायोटिक्स। आजकल जो होते हैं वो एंटीबायोटिक्स बहुत तरीके के बैक्टीरियाज एंड फंजाइस से मिलके बनी होती हैं। तो एक होता है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लाइन एंड
अराइथ्रोमाइसिन, ये जो है वो कुछ क्या बोलते हैं, कॉमनली यूज एंटीबायोटिक्स हैं जो फंजाई एंड बैक्टीरियाज की हेल्प से बनाए जाते हैं। ओके यहाँ पर देखिए एक और इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिन्होंने बैक्टीरियाज कॉजिंग जो डिजीजेज होती हैं उनके जो एंटीबायोटिक फॉर्मेशन है उसमें हेल्प किया है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो हैं, इन्होंने एक चीज़ ऑब्जर्व की, जब ये डिजीज़ जो है बैक्टीरिया से होती है उनके बारे में रिसर्च कर रहे थे। इन्होंने देखा कि इन्होंने कुछ अलग अलग तरीके के जो मोल्ड्स थे उनके ऊपर कल्चर्स को रखा हुआ था। तो इन्होंने देखा कि एक जो मोल्ड था ना उसमें से उस मोल्ड पे अपने यहाँ भी ग्रीन कलर की मोल्ड ग्रीन मोल्ड फॉर्म हो गया था उसके ऊपर। एक्चुअल में उसमें क्या हुआ था कि जो वो जो ग्रीन कलर का मोल्ड उनकी प्लेट कल्चर प्लेट के ऊपर डेवलप हुआ था, उसने क्या किया था, बैक्टीरिया की ग्रोथ को प्रिवेंट कर दिया था, रोक दिया था। तो इसीलिए इससे इनको पता चला कि जो अपने आप जो है, जो बैक्टीरिया जो किसी भी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए पैदा हो रहा है, वो क्या है, वो किस नाम से जाना गया है बाद में, उसे हम बोल रहे हैं पेनिसिलिन मोड। और इस तरीके से ये जो बैक्टीरियल डिजीज़ होती है इसके लिए एक मेडिसिन और एंटीबायोटिक फॉर्म किया गया इस रिसर्च की हेल्प से। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में ही। अब देखिए एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होता है उसकी ग्रोथ से डेवलप होती हैं, जो किसी भी एक डिसीज़ को रोकने में हेल्प करती हैं। ओके और एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं और पोल्ट्री जो होती है, मान लीजिए हैन वगैरह जो मुर्गी वगैरह पाली जाती है, उसमें भी कुछ देखिए एंटीबायोटिक्स होती हैं उनके खाने में मिला दी जाती हैं, जो एनिमल्स होते हैं, कैटल्स होते हैं, उनके खाने में मिला दी जाती है ताकि वो किसी भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन को चेक कर सके एनिमल्स के अंदर। तो वहाँ पर भी उनके लिए एंटीबायोटिक्स हेल्पफुल है, डिजीज़ को रोक सकती हैं। ओके ये कुछ प्लांट्स जो होते हैं उनमें भी डिजीज़ को रोकती हैं, हेल्प करती हैं, प्रिवेंट करती हैं। ओके नेक्स्ट इज यहाँ पर देखिए एक और साइंटिस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं, एडवर्ड जेनर। इन्होंने स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन जो थी 1789 में डिस्कवर की थी, बनाई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है। अब देखिए नेक्स्ट वो वैक्सीन, व्हाट इज़ वैक्सीन। चिल्ड्रंस और इन्फेंट्स जो होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, आपने देखा होगा उनको कुछ जैसे ही वो पैदा होते हैं या वो कुछ 2 महीने के होते हैं, 3 महीने के होते हैं, 6 महीने में, 8 महीने में, अलग अलग एजेस पे अलग अलग जो उनकी लाइफ स्टेजेस होती है उस पर अलग अलग तरीके की वैक्सीन दी जाती हैं। वो क्यों दी जाती हैं, उन्हें क्या यूज़ है इनका। ओके मान लीजिए मुझे पता है कि मेरी बॉडी में ये बीमारी हो सकती है, या इस तरीके की जो चीज़ें होती है, माइक्रोब्स जो होते हैं वो मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेंगे और वो मुझे बीमार कर सकते हैं। तो उसके अगेंस्ट ही हमें किसी न किसी तरीके की जो एंटीबॉडीज़ होती हैं वो वैक्सीन्स के थ्रू पहले ही दे दी जाती हैं, ताकि जब उस बीमारी से रिलेटेड माइक्रोब मेरी बॉडी, रोगाणु जो होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं, वो मेरी बॉडी के अंदर अगर एंटर करते हैं अंदर, तो मेरी बॉडी वो रेडी रहे उस माइक्रोब से फाइट करने के लिए, और वो मेरी बॉडी को ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाए। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी पहले से ही रेडी है उस डिजीज़ से फाइट करने के लिए। तो इस तरीके के जो एंटीबायोटिक्स होते हैं उनके अंदर पहले से ही जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं उससे फाइट करने के लिए हमें जो एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो दे दी जाती हैं वैक्सीन्स के थ्रू। इसीलिए जो हमारी बॉडी होती है, द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीजेस कॉजिंग माइक्रोब फॉर एवर।
ओके, हमेशा के लिए हमारी बॉडी जो होती है, हमें अगर उससे रिलेटेड वैक्सीन दे दी जाती है, हमारी बॉडी को एंटीबॉडीज़ दे दी जाती हैं, तो हमारी बॉडी वो हमेशा के लिए या कुछ किसी किसी कितने टाइम पीरियड के लिए हमारी बॉडी जो होती है उस डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब से बच जाती है और हम उस बीमारी से बच जाते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखिए कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी हम जिसे बोलते हैं, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इस तरीके की जो वैक्सीन्स हैं डिजीज़ हैं, इनके अगेंस्ट हमें वैक्सीन्स पहले ही चाइल्डहुड में दे दी जाती हैं। ओके, अब यहाँ पर हम देखेंगे आपने देखा होगा पल्स पोलियो प्रोग्राम। ये हम सब ने इसके जो एड्स होते हैं वो टीवी या रेडियोस वगैरह पे सुनी होगी। पोलियो जो था वो पहले बहुत ज़्यादा एक डेंजरस बीमारी हुआ करती थी। उसकी वजह से काफ़ी, जैसे आपने देखा होगा किसी का पैर जो होता है वो डैमेज हो जाता है, पैर टेढ़े हो जाते हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, वो चलने के लिए मतलब कैपेबल नहीं हो पाता वो बच्चा, या और वो बीमारी जो होती है वो थ्रू आउट द लाइफ उसको परेशान करती है। तो इसी तरीके की ये जो पल्स पोलियो की बीमारी है, इसको बहुत ज़्यादा वैक्सीन्स के थ्रू में ही हमारी जो कंट्री है या ऑल ओवर द वर्ल्ड है, इसको हटाया गया है कि बचपन में ही हम पल्स पोलियो की वैक्सीन्स बच्चों को ड्रॉप्स देने लग जाते हैं ताकि वो थ्रू आउट द लाइफ जो है वो इस बीमारी से बच जाए। और इसके लिए जो इसके प्रोटेक्शन के लिए जो गवर्नमेंट है वो भी न्यूज़ चैनल्स पे और न्यूज़पेपर्स में, रेडियोज़ में इस तरीके की अवेयरनेस फैलाती है ताकि सभी बच्चों को इस तरीके की बीमारी से बचाया जा सके। इसी तरीके से जो हमारा बहुत सारी बीमारियाँ, स्मॉल पॉक्स जो पहले बहुत हुआ करती थी, बट उनको धीरे-धीरे जो है हमारे जो देश के जो बच्चे हैं उन्हीं से वहाँ से ही इरेडिकेट किया गया, हटाया गया है ताकि वो आगे भी किसी को ना हो। ओके, नाउ हाउ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्रीजेस सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी जैसे हमने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा था कि जो देयर आर सम बैक्टीरियाज which are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increases its fertility. इनको हम बायोलॉजिकल फिक्सर्स बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सर्स। जैसे हम देखते हैं, देखिए यहाँ पर भी दिया हुआ है, यहाँ पिक्चर में दे रखा है, द नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, किस तरीके से ये क्लीनिंग करने में एनवायरनमेंट में हेल्प करते हैं और सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। सो चैप्टर के फर्स्ट पार्ट को हम यही खत्म करते हैं एंड वी विल कंटिन्यू द रेस्ट ऑफ द चैप्टर इन द पार्ट 2। थैंक यू सो मच।